गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 14 अर्थात बुद्धिमान राजा के विषय में पढ़ेंगे। आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आप स्वयं प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सके। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय में उसके पास विशाल सेना इकट्ठी हो गई। उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। उन्होंने विजयी राजा को धन और सैनिक उपहार में दिए। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश किया। उसकी सेना नदी नाले समुद्र पार करती, छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई आज के सिंगापुर तक पहुंच गई। उसने वहां पड़ाव डाल दिया। वहां नौकाओं, जहाज़ों तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। तो आज हम ऐसे राजा की कहानी पढ़ रहे हैं जो चीन का था, लेकिन वो बहुत ही अत्याचारी था। वो अपनी प्रजा पर भी तरह तरह के अत्याचार करता था, लेकिन उसमें बहुत अधिक लालच था। वो अपने राज्य को बढ़ाने के विषय में ही सोचता रहता था, क्योंकि उसके महामंत्री ने उसे इस विषय में सलाह दी थी और वो उसे ठीक लगी थी। इसलिए उसने अपने सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो कुछ एक राजाओं को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे बिना लड़े ही संधि कर ली और उसे धन और सैनिक उपहार में दे दिए। लेकिन अब बात ऐसी थी कि वो निरंतर राज्य बढ़ाता ही जा रहा था, आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तो वो रास्ते में चाहे नदी नाले आए, चाहे समुद्र आए, वो पार करते हुए भी वो आसपास के राज्यों को, दूसरे देशों को भी अब अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए उसने भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में जब सुना तो वो उस दिशा की ओर निकल पड़ा, अर्थात उसने अपने पहले दूत भेज दिए उस दिशा की ओर। कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी, अच्छी सैन्य सामग्री थी। इसके बावजूद वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के सामने नहीं टिक पाएगी। उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा। वह बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की गुप्त बैठक बुलाई। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। गुप्त सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। विचार विमर्श के बाद बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया। राजा को वह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने शीघ्र ही उस पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं तो उन्हें राज्य के दरबार में पेश किया गया। राजा को जब यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कड़क आवाज में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। अब आप देखेंगे कि उसने जब आक्रमण के विषय में अपने सैनिकों से कहा, उसने दूत भेजे कलिंग की ओर, तो कलिंग का राजा भी बहुत ही बलशाली था, साथ ही साथ वो बुद्धिमान भी था, साहसी भी था। तो उसने क्या किया, बुद्धिमान व्यक्तियों की गुप्त बैठक बुलाई, क्योंकि वो जानता था कि चीन के राजा की सेना इतनी ज़्यादा थी कि उससे वो अगर लड़ता तो हार जाता। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया और बुद्धिमान व्यक्तियों की गुप्त बैठक बुलाई। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक हल ढूंढा और उन्होंने क्या किया, वो हल क्या था
वो हम बाद में जानेंगे। पहले देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक नौका को सिंगापुर की ओर भेजा। जब नौका सिंगापुर तट पर पहुंची तो वहाँ के सैनिक तो खुश हो गए, क्योंकि वो तो चाहते ही थे वहाँ पर आक्रमण करें और वहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त करें। जब उन्होंने नौका पर सवार आदमियों के विषय में जाना कि ये भारतीय हैं, तो उन्होंने उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। और राजा ने भी कहा, वो भी कड़क आवाज में कहा कि भारत जाने का सही रास्ता और दिशा बताओ, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तो अब बंदी क्या कहते हैं, देखिए। सभी बंदी वृद्ध थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय से कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया। उसके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया, हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले तो हम सब जवान थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। हमारे अनेक साथी रास्ते में ही मर गए। वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयां निकाली और कहने लगा, हम जब चले तो ये लोहे की छड़ें थीं। वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी में गलते गलते ये सुइयां मात्र रह गई। तो देखिए, जो वृद्धों का समूह था, तो उन्होंने ये योजना बना रखी थी राजा को मूर्ख बनाने की। इसलिए जब राजा ने उनसे पूछा तो वे सब रोने लग गए और उन्होंने वहाँ के विषय में बताया कि जब हम आ रहे थे तो हम बड़ी बड़ी लोहे की छड़ें लेकर आ रहे थे, जो हवा और पानी के कारण गल के सुइयां मात्र रह गई। दूसरे वृद्ध ने अपने टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और दिखाते हुए कहा, महाराज देखिए, हम इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर चले थे। रास्ते में ही बीज वृक्ष बन गए, फल भी निकल आए, फल भी रास्ते में ही सूख गए। तो उन्होंने कितना झूठ कहा। सूखे फल को दिखाकर कह रहे थे कि वो बीज लेकर आ रहे थे, बीज का वृक्ष भी बन गया, उससे फल भी लगे और वो फल भी सूख गया। राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा, यदि भारत इतनी दूर है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे, बहुत से रास्ते में ही मर जाएंगे। यदि हम भारत तक पहुंच गए तो वापस लौटते हुए सब मर जाएंगे। इसलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग